श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, कल 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा चुनाव के तहत वोटों की गिनती होगी। इसी के साथ यह विधानसभा चुनाव लड़ रहे 1181 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला भी कल हो जाएगा। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों और सेवा मतपत्रों की गिनती की जाएगी और उसके बाद ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोटों की गिनती होगी। श्रोताओं, मतगणना की यह प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होती है और इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले। मैडम, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। 3 तारीख को जो मतगणना होने वाली है उसके संदर्भ में हम ये जानना चाहते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतगणना के लिए क्या तैयारियां की गई हैं। मतगणना के लिए सर्वप्रथम तो 3 तारीख के लिए हम लोगों ने प्रशिक्षण सभी काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट्स का और जिला स्तर पे सभी आरओज एआरओज का संपादित करवा लिया है। इसके अलावा जो हमारे मतगणना परिसर है वो सभी जिला मुख्यालय में स्थापित रहेंगे। सभी मतगणना परिसरों को केंद्रीय सुरक्षा बल के सुरक्षाधीन वो रहेंगे और 3 कॉर्डन सिक्योरिटी वहां पर रहेगी और किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति जिसके पास में फोटोयुक्त परिचय पत्र नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः निषेध रहेगा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान हॉल जो है हमारे सभी विधानसभा वार डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और हमारे जो सबसे पहले 8 बजे प्रारंभ होगी मतगणना, तो वो मतपत्र यानी कि पोस्टल बैलेट से मतगणना प्रारंभ होगी और उसके आधे घंटे के पश्चात जो है एक राउंड वाइज मतगणना प्रारंभ होगी। हर विधानसभा के लिए हमने 14 जो है काउंटिंग टेबल निर्धारित किए हैं और हमारे राज्य में कुछ ऐसे विधानसभाएं भी हैं जहां की ज्यादा मतदान केंद्र है, तो वहां पर हम लोगों ने 21 टेबल की व्यवस्था की गई है। तो ऐसा करके कुल मिलाकर तैयारियां हुई है। मैडम, ये जो मतगणना की जो पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि आम जो लोग हैं वो उतना ज्यादा नहीं जानते हैं, तो किस तरह से संपन्न होती है? क्योंकि पहले तो जो मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, तो स्ट्रांग रूम से वो कब फिर मतगणना कक्ष में या मतगणना हॉल जिसे कहते हैं वहां लाई जाती हैं, फिर वहां पे किस तरह से उन्हें खोला जाता है? क्या उस समय उम्मीदवार और उनके एजेंट भी मौजूद रहते हैं? तो ये थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए। तो जो हमारा काउंटिंग होता है वो एक निर्धारित काउंटिंग हॉल में संपादित होता है और इसमें बैरिकेडिंग की व्यवस्था रहती है जिससे कि हम वहां पर शांति और सुव्यवस्था के साथ सुचारू रूप से बिना किसी प्रतिवाद के संपादित करा सके मतगणना। सबसे पहले तो जितने भी लड़ने वाले अभ्यर्थी है वो अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता और काउंटिंग एजेंट ये पूरे समय मतगणना कक्ष में उपस्थित रह सकते हैं। जो 14 टेबल पे मतगणनाएं चल रही है वहां पर हमारे जो काउंटिंग एजेंट्स है वो मतगणना की प्रक्रिया में उनको जो पेपर शीट है वो दिया जाता है, पेन दी जाती है, जिससे कि हर राउंड में हर पोलिंग स्टेशन में जो भी कैंडिडेट वार वोट्स की संख्या अनाउंस होती है, ईवीएम से वो हमें पता चलती है। ईवीएम का जो कंट्रोल यूनिट रहता है वो सबसे पहले तो ये 14 टेबल जो हर विधानसभा में लगाए जाते हैं उसमें एक जो है काउंटिंग सुपरवाइजर होता है, एक काउंटिंग असिस्टेंट होता है और 7 टेबल पर एक एआरओ भी लगाया जाता है जो कि राजपत्रित अधिकारी रहते हैं। और ये इसके अलावा भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा काउंटिंग निष्पक्ष हो इसके लिए हर मतगणना टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति होती है। इनका काम मतगणना में सहायता या हिस्सा लेना नहीं बल्कि निष्पक्ष रूप से मतगणना संपादित हो रही है त्रुटि विहीन, ये सुनिश्चित करना है। जब हम लोग ईवीएम स्ट्रांग रूम से लेकर के आते हैं बिल्कुल कतारबद्ध तरीके से, जो एक टीम रहती है वो इसको लेकर आती है अंदर मतगणना हॉल में। एक बार में 14 ईवीएम्स का काउंटिंग होता है और वो एक राउंड कहलाता है और उस एक राउंड में जो है सभी निर्धारित पोलिंग स्टेशंस 1 से लेकर के 14 तक उनका काउंटिंग होगा और सीयूज के माध्यम से जिसमें बैलेट का पूरा डेटा स्टोर होता है उसको डिस्प्ले
किया जाता है और डिस्प्ले करके कैंडिडेट वार जो जो मत उनके पक्ष में पड़े उसके बारे में जो है वो डिस्प्ले करता है। तो इस तरीके से जो है मतगणना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में हर अभ्यर्थी को अपने काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने की हर टेबल पर पात्रता रहती है। सभी अभ्यर्थी अपने काउंटिंग एजेंट्स के माध्यम से पता करते हैं कि हर राउंड में हर पोलिंग स्टेशन में उनके पक्ष में कितने मत पड़े और इसका एक मतपत्र लेखा संधारित होता है आरओ के टेबल पे और आरओ फिर इसको राउंड वाइज जो है अनाउंस करते जाता है। मैडम, एक सवाल ये है कि अभी आपने बताया कि ये चक्रों में होती है, कई राउंड्स में होती है, तो किस विधानसभा क्षेत्रों में कितने चक्रों में मतगणना होगी, इसका निर्धारण किस तरह से होता है? और अपने छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक चक्रों में किस विधानसभा क्षेत्र में होगी मतगणना और सबसे कम चक्र में किस विधानसभा क्षेत्र में होगी? जनरली जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं डिवाइडेड बाय 14, क्योंकि 14 टेबल है, तो 20 से 30 चक्र के बीच में जो है एक विधानसभा का पोलिंग समाप्त हो जाता है। तो जितने पोलिंग स्टेशन है, जैसे मैंने बताया 1 to 14 और उसके बाद पहला चक्र रहेगा फिर 14 to 28, इस तरीके से वो आगे बढ़ते क्रम में जाएगा। तो हमारे राज्य में जो है हमने कुछ विधानसभाओं में लगभग 6 ऐसी विधानसभा है जहां पर 21 से 21 अतिरिक्त टेबल लगाए, क्योंकि वहां पे पोलिंग स्टेशंस काफी अधिक थे। तो अब जो है वो सबसे अधिक जो है पोलिंग जहां पर सबसे ज्यादा राउंड में होगा वो है जशपुर विधानसभा में। वहां पर टोटल 24 राउंड्स होंगे, क्योंकि वहां टेबल की संख्या नहीं बढ़ाई है, 14 ही टेबल्स है। और सबसे कम जो है वो मनेन्द्रगढ़ में 12 राउंड्स में होगी, भिलाई नगर और मनेन्द्रगढ़, इन 2 विधानसभा में। मैडम, एक और सवाल है कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो तो इसके लिए आयोग की ओर से मतगणना प्रेक्षक और समान प्रेक्षकों की नियुक्ति भी की जाती है। इनकी भूमिका क्या होती है मतगणना के दौरान? मतगणना प्रेक्षक काफी महत्वपूर्ण कड़ी है ये सुनिश्चित करने के लिए और एक विश्वास कायम करने के लिए कि निष्पक्ष रूप से जो है मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। जो हमारे मतगणना प्रेक्षक होते हैं वो हर राउंड में हर टेबल से रैंडमली 2 सीयूज को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल यूनिट्स पर जो मतगणना का टैबुलेशन हुआ है उसको वो फिर से दोबारा चेक करते हैं और हर राउंड में वो सुनिश्चित करने के बाद उस राउंड का जो फाइनल टैबुलेशन है उसका सत्यापित करते हैं। मतलब आरओ पहले उसका फाइनली साइन करेगा और उसके ऊपर में जो हमारे मतगणना प्रेक्षक है वो इसको साइन करते हैं। हमारे राज्य में 90 विधानसभाओं में 90 ऑब्जर्वर्स जो है वो नियुक्त किए गए हैं। मैडम, ये जो मतगणना कक्ष है वहां पर क्योंकि सीमित ही लोगों को प्रवेश की अनुमति होती है, किन किन लोगों को वहां पर प्रवेश की अनुमति होती है? इसमें मतगणना कक्ष में तो निर्वाचन कार्यालय द्वारा अधिकृत जिनके पास फोटो युक्त पहचान पत्र रहता है, ऐसे सभी आरओज, एआरओज, काउंटिंग सुपरवाइजर्स, काउंटिंग असिस्टेंट्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स और जो जनरल ऑब्जर्वर, काउंटिंग ऑब्जर्वर्स है वो तो अधिकृत खैर रहते ही हैं। इसके अलावा जितने हमारे अभ्यर्थी हैं उनके अभिकर्ता और उनके द्वारा अधिकृत काउंटिंग एजेंट्स को पासेस हम ही देते हैं, हम लोग ही फोटो युक्त पासेस उनको दिए जाते हैं। तो इतने ही लोग अंदर अलाउड होते हैं। एक निर्धारित समय दिया जाता है मीडिया कर्मियों के लिए जिनको कि हम प्राधिकार पत्र जारी करते हैं, तो उस निर्धारित समय में मीडिया कर्मी भी मतगणना कक्ष के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और मतगणना की जो प्रोसीडिंग्स है उसको कवर कर सकते हैं। मैडम, मतगणना कक्ष में लोगों का प्रवेश, वहां पे जिनको अनुमति होगी प्रवेश की, तो वो क्या चीजें ले जा सकते हैं और क्या वस्तुएं ले जाना वहां पे प्रतिबंधित रहेगा? सामान्यतः तो किसी भी प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो या वो आपका कैलकुलेटर है, इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। मोबाइल प्रतिबंधित रहता है। किसी भी तरीके के आपके खान पान की सामग्री हो या अन्य वस्तुएं हैं वो टोटली प्रतिबंधित रहेंगी। जो अलाउड रहेगा पेन है, प्लास्टिक पेन या पेंसिल। पेन जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इसके अलावा पेपर,
इज अलाउड इनसाइड, और जो हम लोग मतपत्र लेखा कहते हैं जिसे 17G, वो एक कॉपी उनको प्रोवाइड की जाती है, वो भी अलाउड रहेगा। इस तरीके की वस्तुएं जनरली अलाउड रहती हैं। जैसे जो मतगणना परिसर है तो वहां पर क्या मोबाइल ले जाना अलाउड है? मतगणना कक्ष में तो आपने बताया कि मोबाइल लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो मतगणना परिसर है क्या वहां मोबाइल लेके जा सकते हैं? जी बिल्कुल, जो हमारा मतगणना परिसर होता है वहां पर मोबाइल ले जाने में या खान पान की वस्तुएं ले जाने में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। जो मतगणना कक्ष है उसके अंदर में परंतु मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। मैडम, कुछ राजनीतिक दलों ने मांग की है कि जब जैसे मतगणना होती है तो उनके जो आंकड़े हैं उन्हें कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति दी जाए, तो इसके बारे में क्या आयोग ने कोई निर्णय लिया है? हाँ, आयोग ने निर्देश दिए हैं कि हर अभ्यर्थी और उसके अभिकर्ता को, अभ्यर्थी को एक कैलकुलेटर, अभिकर्ता को एक कैलकुलेटर हमारे द्वारा दिया जाएगा आयोग की ओर से। यस मैडम, एक अंतिम सवाल कि मतगणना की पारदर्शिता और इसकी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे कंट्रोल यूनिट होती है तो क्या उनकी जांच की जाएगी और वीवीपैट के माध्यम से वोटों का सत्यापन किया जाएगा? और क्या वहां जैसे मान लीजिए कभी किसी को कोई आपत्ति होती है तो मतगणना की जो पूरी प्रक्रिया है क्या उसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी? इसके बारे में भी बताइए। तो पारदर्शिता रखने के लिए सबसे पहले तो जो पूरी प्रक्रिया है उसको, जो डोम कैमरा होता है हमारा 360 डिग्री व्यू, उसका कंटिन्यूअस सीसीटीवी कवरेज रहेगा। तो सुबह 8 बजे प्रारंभ होगा तो 7 बजे से ही जो है सीसीटीवी कवरेज वहाँ मतगणना हॉल का रहेगा। उसकी व्यूइंग फैसिलिटी वेबकास्टिंग न होकर के वहीं पर स्क्रीन पर आरओ कंट्रोल रूम में दिखाई देगी और इसका अवलोकन भी अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोगों ने वहाँ जो वीवीपैट स्लिप्स है, वीवीपैट काउंटिंग बूथ बनाया हुआ है जो कि वीसीबी कहलाता है, और वीसीबी पे भी जो है सीसीटीवी कवरेज की पृथक से व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो हम लोग मशीन्स, हर विधानसभा में 5 मशीन्स के वीवीपैट स्लिप्स काउंट किए जाते हैं। ऐसे मशीन्स के भी वीवीपैट स्लिप्स काउंट होते हैं जहां पर सीयू किसी तकनीकी खराबी के वजह से खराब हो जाता है, और ऐसा होने पर या तो सबसे पहले तो उसका पावर पैक चेंज किया जाता है, डिस्प्ले में अगर कोई इनवैलिड ऐसा मैसेज आ रहा है या काउंट मैच नहीं कर रहा है, वोटों का गिनती मैच नहीं कर रही है 17G हमारे 17C प्रारूप से, तो ऐसे में जो है उनकी वीवीपैट स्लिप्स को काउंट किया जाता है। और सीयूज के तकनीकी कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो कमीशन से अनुमति ली जाती है और उस पोलिंग स्टेशन का जो है वो रिजल्ट उस समय तक के लिए रोका जाता है। फिर कमीशन से अप्रूवल आने पर हम वीवीपैट स्लिप्स के माध्यम से वहां का काउंटिंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत विस्तार से आकाशवाणी को इस पूरी मतगणना प्रक्रिया की जानकारी दी। आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में काज का यह अंक संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। Thank you.